बिहार की सियासत में बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर आज़ाद, स्वामी प्रसाद मौर्य तीनों साथ आए हैं और गठबंधन बनाया है। इसके अलावा खबर आ रही है कि तेज प्रताप यादव भी इस गठबंधन में शामिल हो सकते हैं। हालांकि तेज प्रताप यादव ने अपना खुद का 6 पार्टियों का गठबंधन बनाया हुआ है, लेकिन इस गठबंधन के बाद कहीं ना कहीं बिहार की सियासत में भूचाल आ गया है। इसके अलावा मरहूम शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब को भी टिकट दिया गया है और उस पर भारी बवाल है, वो भी बताऊंगा। इसके अलावा बिहार में किस किस पार्टी ने मुसलमानों को कितने कितने टिकट दिए हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे। आदाब, नमस्कार, मैं फैसल और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सबसे पहले बात करते हैं जीडीए की, यानी कि ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस। इस अलायंस का नाम दिया है असदुद्दीन ओवैसी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने, जिसमें स्वामी प्रसाद मौर्य, चंद्रशेखर आज़ाद और असदुद्दीन ओवैसी की ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन शामिल है। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसका ऐलान किया और साथ ही कहा है कि हमने सिर्फ 64 सीटों पर लड़ने का ऐलान किया है, जिसमें MIM 35 और चंद्रशेखर आज़ाद ASP की पार्टी जो है वो 25 सीटों पर लड़ेगी। इसके अलावा स्वामी प्रसाद मौर्य 4 सीटों पर लड़ेंगे और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो इसमें और रद्द-बदल किया जा सकता है। लेकिन एक बात तय है, जो इंडिया गठबंधन जो देश बचाने की, संविधान बचाने की बात करता है, उसने कहीं ना कहीं बिहार में बड़े तबके को इग्नोर कर दिया है। अगर वो इनको भी गठबंधन में लेते तो बात दूसरी होती। हालांकि चुनाव नतीजे आने के बाद फिर कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन और उनके समर्थक, उनके साथ वाली पार्टी के जो समर्थक हैं, फिर कहीं ना कहीं इन पर बीजेपी की बी टीम होने का लांछन लगाएंगे। तो ये बड़ी खबर है। और साथ ही साथ खबरें आ रही है कि जो MIM के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो लगातार तेज प्रताप यादव से भी राब्ता कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने भी बिहार की छोटी छोटी पार्टियों की 6 पार्टियों का खुद का गठबंधन बनाया, जिसका नाम बिहार गठबंधन दिया गया है। और अगर इस गठबंधन में, यानी कि GDA जो ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस है, जिसमें चंद्रशेखर आज़ाद, असदुद्दीन ओवैसी और स्वामी प्रसाद मौर्य की पार्टी शामिल है, उसमें अगर तेज प्रताप यादव भी आ जाते हैं तो फिर कहीं ना कहीं दिलचस्प होगा। 3 गठबंधन होंगे, जिसमें NDA और इंडिया और अब GDA। अगर ये 3 गठबंधन चुनाव लड़ते हैं तो देखने लायक होगा। इसी के साथ साथ अब बात करते हैं बिहार की और तमाम ऐसी खबरों की, जिसमें कई पार्टियां हैं। JDU ने भी अपनी लिस्ट जारी कर दी है, 57 कैंडिडेट की लिस्ट जारी करी है, उसमें एक भी मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट नहीं दिया गया है। अब मुसलमान जो है आवाज़ उठा रहे हैं कि मुसलमानों को टिकट नहीं दिया गया, जबकि JDU के समर्थकों का कहना है कि जब 2020 में मुसलमानों को टिकट दिया गया था, 11 लोगों को टिकट दिया गया था, उसके बावजूद भी JDU को मुसलमानों ने वोट नहीं दिया। वो सिर्फ जो है इंडिया गठबंधन के साथ गए थे। ये भी बात गलत है, क्योंकि आज भी बिहार में भले ही परसेंटेज कम हुआ हो, लेकिन मुसलमान JDU को, नीतीश कुमार को वोट करता आया है। तो ये कहना कि मुसलमान JDU को वोट नहीं करता सरासर गलत है, निराधार है। और देखिए CPI-ML की तरफ से भी सिर्फ 2 मुस्लिम कैंडिडेटों को टिकट दिया गया है, महबूब आलम और कय्यूम अंसारी को। इसके अलावा RJD में भी कुछ मुसलमानों को टिकट दिया गया है, वो भी बात करेंगे। सबसे पहले देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव 25 के लिए नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने 57 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। JDU की पहली लिस्ट में एक भी मुस्लिम नाम नहीं है। वहीं देखिए, पूर्व सांसद मरहूम मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब को रघुनाथपुर से मिला टिकट। RJD के लालटेन से जो है इनको टिकट दिया गया है, लालटेन छाप इनका निशान है। यानी कि तेजस्वी यादव ने इन पर भरोसा जताया है और लालू यादव के बहुत करीबी माने जाते थे शहाबुद्दीन। अब क्या तेजस्वी और ओसामा साहब की जोड़ी बिहार में कुछ कर दिखाएगी, ये भी बड़ा सवाल है। और इसी को लेकर मीडिया चला रहा है कि अपराधी के बेटे और जंगल राज वापस आ जाएगा, क्योंकि RJD ने ओसामा साहब को टिकट दे दिया है। मीडिया अनंत सिंह पर खबर नहीं चलाती है
कि बीजेपी ने किस तरीके से उनको जमानत दिलवाई और बाहर लाकर टिकट दे दिया। और सबसे बड़ी खबर बिहार की राजनीति में, बिहार में तीसरे मोर्चे का गठन हो चुका है। एमआईएम को महागठबंधन में शामिल नहीं किए जाने के बाद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने चंद्रशेखर आज़ाद की आज़ाद समाज पार्टी और स्वामी प्रसाद मौर्य की अपनी जनता पार्टी से गठबंधन किया। इसे ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस कहा गया है। एमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने बताया कि 35, एमआईएम, आज़ाद समाज पार्टी 25 और जनता पार्टी 4 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। तो देखिए, ये उन्होंने साथ ही कहा हमारी लड़ाई सत्ता की नहीं है, इंसाफ की लड़ाई है। तो इंडिया गठबंधन जो सबको साथ लेकर चलने की बात कर रहा था, उन्होंने कहीं ना कहीं एक बड़े तबके को छोड़ दिया था, जिसके बाद इन्होंने अपना खुद का अलायंस बना दिया है। आप लोगों की क्या राय है? अपनी राय जरूर दीजिए, क्योंकि जिस तरीके से ओवैसी ने अलायंस बनाया है वो कहीं ना कहीं बिहार में असर रखेगा, क्योंकि सीमांचल में ओवैसी पिछली बार जो है 5 सीटें जीत कर आए थे और उनके प्रदेश के जो अध्यक्ष है अख्तरुल ईमान साहब, उन्होंने कहा था कि 5 के बदले हम अगली बार 14 लेकर आएंगे। और देखिए, ओवैसी ने साथ ही कहा है आरजेडी की मौजूदा लीडरशिप नादान है, दूरअंदेशी उनमें नहीं है। ये लोग ऐसे फैसले ले रहे हैं जो आने वाले दिनों में उन्हें भारी पड़ेंगे। तेजस्वी यादव को लेकर टिप्पणी की। और ये देखिए, रोहन गुप्ता है, कांग्रेसी थे, अब बीजेपी के हो गए हैं। ये वही रोहन गुप्ता है जिन्होंने बीजेपी के तमाम प्रवक्ताओं की धज्जियां उड़ाया करते थे टीवी डिबेट में, लेकिन अब बीजेपी में ये चले गए हैं और बीजेपी के लिए बैटिंग कर रहे हैं। देखिए, लिखते हैं आरजेडी ने बिहार के खूंखार गैंगस्टर शहाबुद्दीन के बेटे को टिकट दी है। यानी अगर बिहार में आरजेडी कांग्रेस की सरकार बनी तो अपराधी ही सत्ता में बैठेंगे। महिलाओं की सुरक्षा, जनता का सम्मान, सब कुछ दांव पर है। बिहार की जनता जंगल राज का दर्द अच्छे से जानती है। तो देखिए किस तरीके से इसी का जवाब दिया है प्रशांत कन्नौजिया ने। शहाबुद्दीन के बेटे के ऊपर कितने मुकदमे हैं? वो गैंगस्टर हैं। एनडीए ने दुर्दांत अपराधी को जेल से बाहर निकालकर टिकट दिया है। अनंत सिंह, एक गैंगस्टर आनंद मोहन के बेटे को भी एनडीए ने टिकट दिया है। हत्या अपराधी फर्जी डिग्री वाला सम्राट चौधरी भी है। तो एनडीए में जो लोग हैं उन पर ये बात नहीं करेंगे, जबकि ओसामा पर जो है कोई ऐसा मुकदमा नहीं है कि हाँ उन्होंने कोई अपराध किया हो। और देखिए, बीजेपी ने बहुत खामोशी से, बहुत चालाकी से बिहार में ऐसी बिसात बिछा दी है जिससे अब उसे अपना मुख्यमंत्री बनाने में दिक्कत ना हो। उसने नीतीश कुमार को 6 इंच छोटा कर दिया है। जितिन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को इस हैसियत में ला दिया है कि वो 2-3 सीटों से ज़्यादा न जीत पाए। संजय झा के मार्फत वे जेडीयू में सेंध लगा चुकी है। उम्मीदवारों के चयन में भी बीजेपी का हाथ होगा। यानी चुनाव बाद जेडीयू नीतीश के नहीं बल्कि बीजेपी के इशारे पर नाचेगी। नीतीश जी के हाथ में होगा बाबा जी का ठुल्लू। ये तब दल बदल करने की हैसियत में भी नहीं रह जाएंगे। आधे से ज़्यादा जेडीयू सांसद पहले ही बीजेपी के पाले में जा चुके हैं। नीतीश केंद्र सरकार का कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे। मोदी के हनुमान चिराग पासवान को 29 सीटें दी हैं, मगर 8-10 उम्मीदवार बीजेपी के होंगे। चुनाव चिन्ह एलजेपी का होगा। चुनाव बाद वे नीतीश कुमार को शिंदे बना देगी। साफ है नीतीश आत्महत्या पर उतारू हैं या फिर बीजेपी उनकी राजनीतिक हत्या करने की तैयारी कर चुकी है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, जिस तरीके से नीतीश कुमार को जो है साइड लगाने की कोशिश की जा रही है, बिहार में सबसे ज़्यादा चर्चा इसी पर है कि नीतीश कुमार को जो है वो साइड लगा दिया गया है। और देखिए, अख्तरुल ईमान का बयान सुनिए। बिहार चुनाव में एमआईएम ने आज़ाद समाज पार्टी और अपनी जनता पार्टी स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ मिलकर तीसरा मोर्चा बनाया है। एमआईएम बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने कहा, ये तीनों पार्टियां हमेशा से दलितों, अल्पसंख्यकों, गरीबों, मजलूमों, पिछड़ों और वंचितों की आवाज़ रही है और आगे भी उनके हक, सम्मान और हिस्सेदारी की लड़ाई मजबूती से लड़ती रहेंगी। हमारा लक्ष्य एक ऐसा बिहार बनाना है जहां हर तबका बराबरी के साथ आगे बढ़े और किसी के साथ भेदभाव न करे। तो इन्होंने ये साथ साथ ये भी कहा है कि हमने 190 से ज़्यादा सीटें जो हैं वो गठबंधन के लिए छोड़ती है ताकि आप बीजेपी को हराकर सरकार बना ले, लेकिन चूंकि हमारी भी हिस्सेदारी है तो हम 64 पर जरूर लड़ेंगे। तो बिहार की राजनीति में बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर आज़ाद रावण और स्वामी प्रसाद मौर्य के गठबंधन से कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को ही नुकसान होगा। अगर वो चाहते तो इनको भी गठबंधन में लेकर एक बड़ा ग्रैंड अलायंस दिखा सकते थे, लेकिन अब चूंकि
ओवैसी बिहार में हालांकि उनका कैडर नहीं है, लेकिन पार्टी और ओवैसी के नाम पे, मुस्लिम पार्टी होने के नाम पे बिहार का मुसलमान उनको वोट करता है। ये हकीकत है, ये फैक्ट है। पिछले विधानसभा चुनाव में आपने देखा भी 5 विधायक चुनकर आए थे, और इस बार तो और नाराज़गी है, क्योंकि जिस तरीके से अभी राहुल गांधी और तेजस्वी ने वोटर अधिकार यात्रा की थी, उसमें भी देखा गया था कि जो एमआईएम के समर्थक थे वो लगातार बैनर लेकर जा रहे थे कि एमआईएम को भी गठबंधन में लीजिए। तो कहीं ना कहीं वहाँ का मुसलमान जो है वो ये सोच रहा होगा कि जब ये लोग हमें गठबंधन में ही नहीं ले रहे हैं तो फिर ये हमारी चिंता क्यों करेंगे। इसीलिए हो सकता है वो इस नाराज़गी के चलते, और ओवैसी की जो लीडरशिप थी अख्तरुल ईमान, वो भी लगातार जो है वो इंडिया गठबंधन में शामिल होना चाहते थे। वो सिर्फ 6 सीट मांग रहे थे, उसके बावजूद भी उनको इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं किया गया। अभी ओवैसी ने कहा था कि राष्ट्रपति चुनाव में, उपचुनाव में जब वोट देने की बात आई तो इंडिया के गठबंधन के तमाम नेता हमसे मिले और हमसे इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट को वोट डलवाया गया, और हमने डाला भी। ओवैसी इसीलिए कहते हैं कि बीजेपी को अगर रोकना है तो उसके लिए अपनी राजनीति बदलनी होगी, अपनी सियासत बदलनी होगी। और एक तरफ ये लोग जो है कहते हैं इंडिया गठबंधन वाले कि हमें जो है बीजेपी को रोकना है, मुसलमानों का वोट चाहिए, लेकिन मुसलमानों की लीडरशिप नहीं चाहिए। इन्हें अपनी पार्टी में बंद हुआ मुसलमान चाहिए। जो पिछले कई मामलात में देखा, चाहे वो 3 तलाक का मामला हो, सांसद थे बिहार से आते थे, वो रो रहे थे कि कांग्रेस की गाइडलाइन थी इसलिए मैं संसद में नहीं बोल पाया, जबकि मेरी शरीयत में जो है मुदाखलत की जा रही थी। वक्फ बिल हो, ऐसी तमाम चीज़ें हैं जो मुस्लिम मुद्दे हैं जहां पर भी जो मुस्लिम सांसद थे लेकिन दूसरी पार्टियों में थे और गाइडलाइन के चलते वो उन पर आवाज़ नहीं उठा पाए थे। लेकिन एक असदुद्दीन ओवैसी थे जो बेबाकी से अपनी पार्टी होने के चलते, जिन्हें इतना हक हासिल था कि वो खुले में अपनी आवाज़ रख सकते थे। तो बाकी अब देखना दिलचस्प होगा कि इस गठबंधन का क्या नतीजे आते हैं। क्या बिहार में जो 64 सीटों पर ऐलान किया गया है लड़ने का, क्या वो असरअंदाज होगा, कितनी सीटें ये मैक्सिमम ला पाते हैं। और तमाम पार्टियां जो मुसलमान हितैषी होने का दावा करती है, लेकिन जब उनके अधिकार की, उनके हिस्सेदारी की बात आती है तो सिर्फ उनको झुनझुना दिखाया जाता है। आप लोगों की क्या राय है, अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।